नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्यगत विशेषताएं आज का हमारा विषय है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के 4 प्रमुख कवियों में से एक थे। याद रखिए, छायावाद के प्रमुख कवियों में से एक थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनका जन्म अनेक अभावों एवं विपत्तियों से पीड़ित रहा, किंतु इन्होंने किसी विपत्ति के सामने झुकना नहीं सीखा। निराला जी के जीवन में हमेशा विरोध ही भरे हुए थे, अभाव थे, सब इनका विरोध ज़्यादातर करते ही थे, लेकिन फिर भी इन्होंने किसी चीज़ की विपत्ति के सामने इन्होंने झुकना नहीं सीखा। निराला का जन्म 21 फरवरी 1899 को पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर नामक जिले में हुआ था। कहाँ हुआ था निराला जी का जन्म? 21 फरवरी 1899 को पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर नामक जिले में हुआ था। उनके पिता का नाम था राम सहाय त्रिपाठी। याद रखिए, राम सहाय त्रिपाठी उनके पिता का नाम था। अपनी पत्नी से प्रेरणा पाकर उन्होंने हिंदी में लिखना प्रारंभ किया था। निराला जी के कई काव्य संग्रह, कहानी संग्रह, उपन्यास, निबंध आदि लिखे। उनके कुछ काव्य संग्रह इस प्रकार हैं: अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, नए पत्ते आदि। आगे निराला जी की काव्यगत विशेषताएं उदाहरण सहित निम्नलिखित हैं। निराला जी की जो पहली काव्य विशेषता है वो है व्यक्तिकता। निराला के काव्य में व्यक्तिकता का तत्व विद्यमान है। सरोज स्मृति में उन्होंने अपनी पुत्री सरोज की असामयिक मृत्यु पर लिखा है। उनकी जो बेटी थी सरोज, वो अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गई थी, तो उसके दुख में उन्होंने अपनी सरोज स्मृति की रचना की थी। इसी प्रकार राम की शक्ति पूजा में भी निराला के व्यक्तिगत जीवन का सत्य निम्न पंक्तियों में मुखरित होता है: धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। अब उनका जीवन हमेशा विरोधों से घिरा हुआ था, तो इसीलिए वो अपने जीवन को धिक्कारते हुए कहते हैं कि धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध। निराला की काव्य की अगली विशेषता है स्वच्छंदता और मुक्तक के महाप्राण के गीत उन्होंने लिखे हैं। निराला जी ने छंदों के बंधन को कभी नहीं स्वीकारा। उनका मानना था कि कविता की मुक्ति छंदों के शासन से अलग होना है। कविता की मुक्ति किसमें है? छंदों से अलग होना। अगली विशेषता है इनके काव्य की संगीतात्मकता। निराला की गीत योजना में संगीतात्मकता का तत्व भी उपलब्ध होता है। वास्तव में निराला को संगीत की अच्छी जानकारी थी, और संगीत की अच्छी जानकारी थी तो उनके गीतों में मधुर संगीत की सृष्टि हुई है। वे सब गेयता से युक्त हैं। यमुना के प्रति नामक गीत की कुछ पंक्तियां दृष्टव्य हैं। देखिए, बता कहाँ अब वह वंशीवट, कहाँ गए नट नागर श्याम, चल चरणों का व्याकुल पनघट, कहाँ आज वह वृंदा धाम। अगली विशेषता इनके काव्य की है प्रेम और सौंदर्य। निराला जी के काव्य में प्रेम और सौंदर्य के मोहक चित्र देखने को मिलते हैं। प्रेम और सौंदर्य के मोहक चित्र देखने को मिलते हैं इनके काव्य में। प्रिय यामिनी जागी श्रृंगार रस प्रधान गीत है, जिसमें सौंदर्य प्रमुख है, किंतु वासना की गंध उसमें लेश मात्र भी नहीं है। यथा उदाहरण के तौर पर देखिए, प्रिय यामिनी जागी की कुछ पंक्तियां: प्रिय यामिनी जागी अलस पंकज दृग अरुण मुख तरुण अनुरागी। इनके काव्य की अगली विशेषता है देश प्रेम एवं राष्ट्रीयता की भावना। निराला की कविता में देशभक्ति एवं राष्ट्रीयता का स्वर भी विद्यमान है। जागो फिर एक बार नामक कविता में ही ऐसी ही ललकार है। जागो फिर एक बार कविता जो है वो इनकी देशभक्ति एवं राष्ट्रीयता के स्वर से भरपूर है। उदाहरण के तौर पर देखिए, जागो फिर एक बार प्यार जागते हुए हारे सब तारे, तुम्हें अरुण पंख तरुण किरण खड़ी बोलती है द्वार। अगली विशेषता इनके काव्य की है छंदों के क्षेत्र में नए प्रयोग। निराला जी ने छंदों के क्षेत्र में नए नए प्रयोग किए। मुक्तक छंद को आपने ही जन्म दिया। मुक्तक छंद को जन्म किसने दिया? निराला जी ने। याद रखिएगा, मुक्तक छंद को जन्म देने वाले निराला जी ही थे। दार्शनिकता एवं आध्यात्मिकता इनके काव्य की अन्य विशेषता भी है। अधिवास, तुम और मैं, ये जो रचनाएं हैं इनमें कवि ने दार्शनिक सत्य को रूपायित करने का प्रयास किया है।
अधिवास, तुम और मैं रचनाओं में दार्शनिक सत्य को रूपायित करने का प्रयास किया है। परिमल और गीतिका में प्रार्थना और वंदना के गीत भी मिलते हैं। याद रखिए, परिमल और गीतिका में प्रार्थना और वंदना के गीत मिलते हैं जो मध्यकालीन भक्ति परंपरा से जोड़े जा सकते हैं। आध्यात्मिकता के प्रति निष्ठा होने के कारण कवि में कहीं कहीं रहस्यवादी भावना के भी दर्शन होते हैं। अब इनकी आध्यात्मिकता में निष्ठा थी, तो इसी कारण इनके रचनाओं में कहीं कहीं रहस्यवादी भावना के भी दर्शन हो जाते हैं। प्रगतिवादी भावना भी निराला जी के काव्य में मिलती है। निराला के काव्य में शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति और शोषक वर्ग के प्रति घृणा प्रगति चेतना से युक्त कविताओं में दिखाई पड़ती है। प्रगतिवाद में क्या होता है कि जो शोषित वर्ग होता है उसके प्रति सहानुभूति होती है, और जो शोषक होता है, जो शोषण करता है दूसरों का, उसके प्रति घृणा। तो इस तरह के भाव भी इनकी रचनाओं में मिलते हैं। कुकुरमुत्ता नामक कविता में गुलाब को पूंजीपतियों का तथा कुकुरमुत्ता को सर्वहारा वर्ग का प्रतीक बताकर वर्णन किया गया है। उदाहरण में देखिए, अबे सुन बे गुलाब, भूल मत जो पाई खुशबू रंगो आब, खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट, डाल पत पर इतरा रहा कैपेट लिस्ट। अगली विशेषता निराला जी की है भाषागत विविधता। निराला जी की मौलिकता उन्हें एक विशिष्ट अर्थ प्रदान करती है। उन्होंने अपनी रचनाओं में प्राय संस्कृतनिष्ठ साहित्यिक हिंदी का प्रयोग किया है। याद रखिए, उन्होंने अपनी रचनाओं में संस्कृतनिष्ठ और साहित्यिक हिंदी का प्रयोग किया है। निराला जी की भाषा लाक्षणिक प्रयोगों एवं नवीन उपमानों से प्रसिद्ध है। सरल सहज हिंदी भाषा का भी प्रयोग इन्होंने किया है। परिष्कृत और सशक्त भाषा का रूप हमें राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास जैसे काव्यों में देखने को मिलता है। इन काव्यों में संस्कृतनिष्ठ भाषा का जो रूप मिलता है वह केवल सामासिक शब्दावली से युक्त है, अपितु ओजस्वी शब्द विधान से भी युक्त है। दोस्तों, आज हमने पढ़े निराला जी की काव्यगत विशेषताएं। आपको अच्छी लगी हैं तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।